जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ कर के ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। पार्ट 2 का शेष बचा हुआ क्लास भाग में हम आपका एक बार अब फिर पढ़ स्वागत रहे है। हैं। कक्षा 8 की सामाजिक विषय में इतिहास और नागरिक जीवन में हम पढ़ रहे थे कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। उसके बाद मैंने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में कैसे आई। तो उसके बाद जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, मीर कासिम की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई शुजाउद्दौला और इन सब के बीच में के साथ मिल करके सहयोग पूर्वक अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसमें पहला हम युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, बक्सर का युद्ध। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो था 1764 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों जो थी सेनाएं, यानी मीर कासिम की और शुजाउद्दौला की और शाह आलम की, तीनों सेनाएं जो थी संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों की सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान पर भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेज़ों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हो गया, क्योंकि उनके पास सेनाएं थी, अत्याधुनिक मशीन, गोला बारूद, ये सारा कुछ था। तो उससे मीर कासिम को वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने एक बार फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को एक बार फिर बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेज़ों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेज़ों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। यानी इस युद्ध से अंग्रेज और भारत में मजबूती के साथ टिक गए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव जो था ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। क्लाइव जो था वो ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। इन दोनों संधियाँ जो हैं वो कैसी हैं, देखो इन्होंने किस प्रकार की संधि की थी। तो पहली संधि है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो 12 अगस्त 1756 में की गई, 1765 में की गई, 12 अगस्त 1765 में की गई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वह इन प्रांतों से भू राजस्व वसूल के अधिकारी हो गए थे। यानी जो भूमि का कर होता था, राजस्व होता था, उसके अधिकारी हो गए थे। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार कर दिया। यानी 26 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही गई, और उन्होंने जो भी कर होता था वो लेने के लिए खुद स्वयं राजी हो गए, और मुगल बादशाह को सिर्फ 26 लाख रुपए पेंशन देने के लिए स्वीकार कर दिया। तो ये संधि की गई, इलाहाबाद की संधि। दूसरी इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है, इस संधि में ये 16 अगस्त 1765 की है, ये 12 अगस्त की है, और ये 16 अगस्त की है, यानी उसके 4 दिन बाद की। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। किसको दे दिए? इलाहाबाद के जो अवध के नवाब से लेकर के किसको दे दिए थे? मुगल बादशाह को दे दिया। अवध का शेष भाग इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया।
गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में दिए, यानी जो युद्ध किया गया था उसके हार जाने के रूप में किसने पैसे दिए गए? 50 लाख रुपए नवाब के द्वारा कंपनी को दिए गए। इस प्रकार देखा जाए, क्लाइव ने भारत के नवाब से संधि की। उसके अनुसार उसने बंगाल में द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन की स्थापना की। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया और राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया, यानी केवल प्रशासन का जिम्मा नवाब को दे दिया गया और पैसा वसूलने का, यानी कर वसूलने का, राजस्व कर वसूलने का जिम्मा जो है कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक ढांचे पर अपना सर्वस्व रूप से, यानी वर्चस्व जो है, सर्वस्व यानी पूरे समस्त सिस्टमों पर उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया, यानी अपना उपनिवेश बना लिया। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, उन चीज़ों को भी जानना आवश्यक है। पहला तो चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, उससे उसका सामान दूसरे से सस्ता होता था। यानी ये छूट ली, जिसे जब वो बिना करके ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तो सस्ता दे देते थे। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीति से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना था। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने और उसके साथ लाए हुए सोना चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। यानी वो क्या करते थे, जो चुंगी प्राप्त होती थी उसको आधा राजा को देने के लिए बात कही थी। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज बढ़ाती रही और इस तरह एक ऐसा वक्त आया कि जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटा करके क्या किया, नवाबों को हटा करके खुद शासन चलाने लगे और समय समय पर आवश्यकता अनुसार उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी और अपनी नीति में बदलाव भी करते रहे और शर्तें जो थी उनको तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण करना, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी करना, राजाओं के साथ कुचक्र फूट डालना, आपस में लड़ाना और बहुत सारे निर्दयतापूर्वक कार्य करने लगे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता चला गया, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता था। इतना पैसा वो लेते थे जितना उनको मिलना होता था, उसके चलते ये लोग काफ़ी परेशान होते थे। उन्हें राजकाज चलाने में और विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया, क्योंकि राजा जब इतना कर उनको पैसा दे ही देते थे तो अपना विकास कहाँ से कर पाए, तो वो मुश्किल हो रहा था। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती थी, ज़्यादातर पैसा किसके हाथ में चला जाता था, अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते जो थे, बहुत सारा खर्च जो होता था अंग्रेजों का और राजा उठाते थे। राज्य में जनता की तकलीफें के लिए राजा के पास कोई भी समस्या, मतलब पैसा नहीं रहता था, तो और जिम्मेदार किसको ठहराया जाता था कि ये काम राजा नहीं कर पा रहा है, नवाब नहीं कर पा रहा है, तो अंग्रेज ये भी कहते थे उनसे अच्छा तो हम करके दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, यानी जनता के अंदर भ्रम पैदा करना, जब वो पैसा खुद ले लेते थे तो शासक कहाँ से पैसा जनता पे खर्च कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी, ना ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नाचाते रहे और अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल, दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इसमें फरमान किसे कहते हैं और दस्तक किसे कहते हैं, दो शब्दावली इसमें दी गई हैं, इनको भी जान लेना आवश्यक है। फरमान वो होता था, मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेश को क्या कहते थे, फरमान कहते थे। इस पर शाही मोहर लगी होती थी, ठीक है, ये फरमान होता था। दस्तक भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेज कंपनियों को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास
देना, यदि जो पास जारी करते थे उसे दस्तक कहा जाता था। ये कंपनी को मिलता था कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस पाठ में आप इतना ही। अब इसमें के हम जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था, ये आपको बताया गया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला पहला नवाब कौन था? आपको पता होना चाहिए, मीर कासिम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने के लिए किसका विशेष योगदान रहा? क्लाइव का था। किसका था? क्लाइव का। आपको बता ही दिया है, क्लाइव का योगदान रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफी, चाय के बाग यहाँ लगाती थी। बाग कहाँ लगाती थी? वो भारत में लगाती थी और यहाँ से उसको लेके जहाज़ों के माध्यम से इंग्लैंड लेके चली जाती थी। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मैंने आपको बताया था, 3 सेनाएं बताई थी, जिसमें अवध के नवाब थे। अवध के नवाब के शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह जो थे शाह आलम और मीर कासिम। मीर कासिम इन तीनों की सेनाओं के बीच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला है, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। बक्सर का युद्ध मैंने पहले ही बता दिया है। बक्सर का युद्ध से जो था केवल मीर कासिम की ही शक्ति क्षीण नहीं हुई थी, बल्कि बंगाल और अवध जो था, दोनों अवध और मुगल बादशाह दोनों जो थे उनकी सारी शक्तियां जो थी पता चल गई थी। जैसे कि मैंने बताया था, इससे क्या हुआ था, और अंग्रेजों का जो पैर थे वो भारत में और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। इसके साथ अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? वो मैंने आपको ये चीज़ें बताई दी हैं यहाँ पे कि अंग्रेजों के व्यापार के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो चुंगी कर में छूट, व्यापार में मनमानी, ये सारा कुछ हम बता दिए हैं, जिसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, इसलिए आपको ये कंप्लीट कर लेना है। आपको कहीं भी समस्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं।